नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और भारत के जीके के बारे में, जिसमें एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कक्षा 7 का जो अध्याय है हर्षकालीन व बाल का भारत, जो 14वां अध्याय है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपका जो बेस लेवल होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इन्हीं के आधार से पुटअप होते हैं। तो शुरू करते हैं। हर्षकालीन व बाद का भारत से महत्वपूर्ण जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में नज़र डाल देते हैं। तो देखिए, प्रथम प्रश्न आता है कि गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये थानेश्वर में की जाती है। ठीक है दोस्तों, फटाक से हम इनको सोल्व करते जाते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको याद भी हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो हर्षवर्धन ने पहली बार अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? तो ये बनाया गया था कन्नौज को। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये वेहनसांग को नियुक्त किया गया था 23 को। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पर करता है? तो ये प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद करता है। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग हुआ है? हर्ष के जो सिक्के प्रदर्शित हुए थे उनमें हर्ष के लिए जो उपमा का प्रयोग हुआ है वह हुआ है महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज हर्ष को कहा गया है। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? तो वो थे बाणभट्ट, हरिदत्त और जयदेव। ठीक है, इन विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया था। नेक्स्ट बात करें तो हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो वो है रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागांध। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? तो उसमें प्रमुख जो कर आते हैं अर्थात टैक्स आते हैं उनका नाम है। भाग 1 की बात करें तो एक प्रकार का भूमि कर था, भाग जिसे कहा गया था। हिरण्य की बात करें तो इसे एक प्रकार का जो नगद कर होता है उसे हिरण्य कहते थे। और बलि की बात करें तो अतिरिक्त जो कर लगते थे वो बलि के अंतर्गत आते थे। इसी तरह से नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान किए थे? तो वो था हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? तो उसके अंतर्गत 8 महाविद्यालय थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? तो उसे राष्ट्रकूट माना जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन थे? किसके अंतर्गत आते हैं? कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था? तो वो थे पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशियन जो थे उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान के इतिहास में, जिसमें चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। पल्लवों की अधीनता से चोल शासक तो मुक्त करने किसने किया था? तो वो विजयालय के द्वारा किया गया था। किस चोल शासक ने गंगे कौन की उपाधि धारण की थी? तो वो थे राजेंद्र प्रथम। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो थे मिहिर भोज। गढ़वाल वंश है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो चंद्रदेव को उनके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि गढ़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ था? तो ये जयचंद के काल में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी से परास्त हुए थे। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो उसका नाम है विग्रहराज। चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहते हैं। गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? गुहिल वंश की बात करें तो उसके अंतर्गत बप्पा रावल का महत्वपूर्ण योगदान आता है। चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा विग्रहराज, और गढ़वाल जो वंश है उसके पतन के किसके काल में होता है? तो जयचंद के काल में होता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा ये परास्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? तो सिसोदिया के अंतर्गत आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे भिंडर जो एरिया आता है उसके अंतर्गत महाराणा प्रताप का सिसोदिया वंश निवास करता है। महमूद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था? तो सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी के द्वारा प्रभु श्री सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया था, जिसका परिणाम यही हुआ कि मुगलों का अंत। बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी थी? तो यह है हर्षचरित्र व कादंबरी।
जयदेव की रचना कौन सी है? तो वह है गीत गोविंद। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की जाती है। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। इसका कारण प्रमुख यही रहा है कि समय की कमी है, समय का अभाव है। बहुत ही कम समय के कारण आपको ये क्लासें कराई जा रही है, तो इन्हें तन मन धन से इन्हें प्रदर्शित करते हुए हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, इनसे रिवीजन करें और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इनके द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।